नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के टी टाइम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अगली और भी खास खबरें। एक बार फिर से आपके साथ मैं उपस्थित हुआ हूं खास खबरें लेकर के। शुरुआत करते हैं। विजयनगर में एक मकान पर कार्य करते हुए एक मजदूर के सिर पर पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। विजयनगर क्षेत्र में मकान पर काम करते समय मजदूर रामपाल के सिर पर पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बिनाई क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। आज दिनांक 12/6/2021 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि जेलन अजमेर से सूचना मिली कि रामपाल पुत्र राधाकृष्ण जाति सांसी निवासी बिनाई कल दिनांक 11/6/2021 को विजयनगर में मकान पर काम करते समय सिर पर पत्थर गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिसके पोस्टमार्टम हेतु मैं आज जेलन अजमेर आया हूँ। परिजनों ने मकान मालिक की लापरवाही व ठेकेदार की लापरवाही की रिपोर्ट पेश की है, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिनाई के रहने वाले और विजयनगर काम करते थे। किसके काम करते थे वो तफ्तीश से पता चलेगा सर, अभी नहीं बता सकता। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है सर। बच्चों के खेलने के मामले को लेकर दो बड़े दोस्तों में आपसी कासूनी के चलते बात चाकूबाजी तक पहुंच गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया। दो दोस्तों की आपस में हुई मामूली कासूनी को लेकर बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। लोहा खान बोपो का बाड़ा क्षेत्र में रहने वाले दो युवकों में मामूली कासूनी को लेकर चाकूबाजी हो गई। इसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। मौके से आरोपी फरार हो गया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अभी 10:30 पर सिग्मा वाले ने सूचना दी कि पीडब्ल्यूडी क्वार्टर पे अनुराग नाम का व्यक्ति है जिसके चाकू लग गया और जिसको हम हॉस्पिटलाइज के लिए एडवाइज कर रहे हैं, तो आप लोग भी हॉस्पिटल पहुंचे। जिस पर मैं अभी मौके पर आया हूं। मेडिकल तहरीर दी है मेडिकल जुरिस्ट साहब को और उसका मेडिकल मुआयना भी करवाया है। पीठ के पीछे उसके एक ही जगह चाकू लगा है, जिसका घाव का तो अभी डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। वैसे ज़्यादा कोई गंभीर चाकू नहीं लगा है, पर अभी देखते हैं। उसके का कुछ पता चला क्या? आरोपी का वो बता रहा है कि मेरे छोटे बहन भाई थे जो वहाँ खेल रहे थे ग्राउंड के बाहर। आपसी दोस्ती थी मतलब? हाँ, और दोनों दोस्त ही बता रहे हैं अपने आप में। वो बाहर खेल रहे थे तो उनकी छोटी कोई बात को लेकर कासूनी होगी, जिस कासूनी में आवेश में आकर कोच नाम का कोई व्यक्ति बता रहे हैं जो है, वो उसने आवेश में आके इसके वहीं के है शिव मंदिर के पास। ये पीडब्ल्यूडी क्वार्टर में रहते हैं, वो शिव मंदिर के पास रहते हैं, जिसने आवेश में आके और इसकी पीठ के पीछे चाकू को। वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने बिजली पानी की समस्या के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने प्रेस वार्ता जारी कर बिजली पानी के संकट पर भाजपा को कोसते हुए कहा कि बिजली पानी की बदहाली के लिए कांग्रेस नहीं भाजपा जिम्मेदार है। 18 साल से जनता को भाजपा विधायक द्वारा भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। अजमेर के अंदर जो विधायक का जो दायित्व बनता है कि जनता की सेवा करे, जनता को वस्तुस्थिति से अवगत करावे, जनता को सत्यता के साथ के अंदर उसका सरोकार करावे। पर पिछले दिनों में जब देख रहा हूँ कि जिस तरह के बयान जो जारी किए जा रहे हैं वो दिग्भ्रमित करने वाले बयान हैं, लोगों को बरगलाने वाले बयान हैं, लोगों में झूठ फैलाने वाले बयान हैं। जैसे कि मैं निवेदन कर रहा हूँ, पिछले दिनों वासुदेव देवनानी जी ने एक बयान जारी किया कि बीसलपुर का पानी इस कांग्रेस राज की वजह से वहाँ चला गया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ उनको, जब बीसलपुर का पानी गया, श्रीमान सावरलाल जी जिला जल मंत्री थे राजस्थान के। बीसलपुर का पानी जब जयपुर गया, उस टाइम आप राजस्थान सरकार के मंत्री थे, अजमेर से आप विधायक थे, आपके कार्यकाल में पानी गया है। जबकि किशन मोटवानी जी खाली केवल मात्र अजमेर के लिए ही पेयजल योजना को लेकर आए थे बीसलपुर को। उसी तरह से इन्होंने कहा था कि टाटा पावर के द्वारा बिल आ रहे हैं, लोगों में लाइट नहीं पहुँच रही है, ट्रिपिंग का केस हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अजमेर शहर को पूरा बंद करवाया था, विभिन्न ज्ञापन दिए थे, विभिन्न मांग की गई थी। उस टाइम श्रीमान मंत्री थे और मंत्री होने के बाद इन्होंने सकारात्मक प्रयास नहीं करके, और ये टाटा पावर आज प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया। जो जनता आज उससे परेशान हो रही है, बिलों की उन पर जो मार पड़ रही है, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो श्रीमान सम्मानीय विधायक महोदय हैं जो उस टाइम के तत्कालीन मंत्री थे। इन्होंने कहा
कि भाई हम लोगों ने आज की तारीख के अंदर कि आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं पूरी डेवलप नहीं हो पाई। तो 18 साल से श्रीमान मान्यवर जी अजमेर से विधायक हैं, तो अगर हॉस्पिटल में कोई कमी रह गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और तो और सबसे बड़ा निवेदन मैं इस बात का करना चाहता हूँ कि अजमेर में नहीं, राजस्थान में हर संभागीय मुख्यालय पे स्पेशल जो कैटेगरीज की जो होती है स्पेसिफाई, वो सब जगह है, खाली अजमेर को छोड़कर। लोग कहते हैं कि जिसका जिस आदमी का वकील कमज़ोर होता है वो मुकदमा हारता है। 18 साल से अजमेर के हितों की रक्षा करने के श्रीमान वकील थे। तो इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के नाम के ऊपर नहीं गए। आज जो दुनिया भर का जब इसमें काम हो रहा है, आज उसी तरह से है कि वो ये स्वास्थ्य सेवाओं के साथ के अंदर आज वो बात करते हैं रसद सामग्री की 25 लाख रुपए 5 करोड़ के बजट में से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल कहा है कि 25 लाख रुपए एक विधायक अपने क्षेत्र में खाद्यान्न के लिए बोले सप्लाई करेगा, पुणे सप्लाई के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। उसमें आज तक इन्होंने 1 रुपया जारी नहीं किया है। उनको कांग्रेस में नहीं, उनको अपने भारतीय जनता पार्टी का जो नगर निगमों का बोर्ड है उस पर विश्वास नहीं है कि उनके माध्यम से भी अगर जो आज उनको करना चाहिए था, ये 50 लाख रुपए अगर रिलीज होते तो आम जनता को राहत मिलती, लोगों को खाद्यान्न की सुविधाएं पूरी हो पाती, पर उन लोगों ने 1 रुपया जारी नहीं किया। इसके साथ साथ के अंदर इन लोगों ने आज जो आपका रेवेन्यू बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड का जो विघटन की जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की सरकार थी जब की बात है, उसकी बात के अंदर अभी दोबारा उसी प्रस्ताव को दोबारा लाया गया है। निःशुल्क से मान के चलिए, ये अजमेर के हित का प्रस्ताव है, अजमेर के स्वाभिमान का प्रस्ताव है। राजस्व मंडल का विघटन नहीं होना चाहिए, और राजस्व मंडल के विघटन को रोकने के लिए चाहे हम लोगों को सड़कों में उतरना पड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी ये बात रखनी पड़े। मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी जी को, मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर जी को कि अजमेर में राजस्व मंडल का विघटन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये हमारी अजमेर की अस्मत का सवाल है। इसके लिए हमें सड़कों पर उतर के भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी कांग्रेस सरकार के सामने लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे, पर ये राजस्थान में हमारे यहाँ का विघटन को है उसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा था कि तमाम मुद्दों पर वो बयान जारी करें, विकास उनके माध्यम से हो। हम मानते हैं आप विधायक हैं, पर विधायक जी के कार्यकाल के अंदर आज बोराज के अंदर हाथीखड़ा के बिल्कुल पास नज़दीक है, पिछली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मेरी अनुसार में एक स्कूल सैंक्शन हुई है आपके हाई सेकेंडरी जो पूरे जिले के अंदर, वो ही आपकी बोराज। अब श्रीमान कहेंगे कि साहब कि वो कैसे कर देंगे? अरे भैया, वो ऐसे कर देंगे जब राजस्थान में राज कांग्रेस का है तो कांग्रेस की नुमाइंदगी नहीं सुनी जाएगी तो क्या आपकी सुनी जाएगी? क्या आपके अनुशंसा पे जब आप एक पटवारी का और एक टीचर का आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं तो विकास कैसे करा सकते हैं? क्यों जनता को धर्मीकृत कर रहे हो? इसलिए उनको कड़े शब्दों में इस भाषा का जो मेरा आचरण नहीं है, जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, पर मुझे मजबूरन इस भाषा में बात करनी पड़ रही है कि पानी सर के ऊपर निकल गया। झूठ का पुलंदा इतना ज़्यादा फैल गया है कि ऐसे मंत्री का जो 18 साल से अजमेर के विकास को अवरुद्ध करके बैठा है, उनसे निवेदन है सकारात्मक राजनीति कीजिए अजमेर के विकास के लिए, अजमेर के स्वाभिमान के लिए, अजमेर की प्रगति के लिए। आपके साथ अजमेर का कोई विकास होगा, हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे, पर कम से कम अजमेर का जो विकास है उसका काम कीजिए। दिग्भ्रमित अपने बयान जारी मत कीजिए, बयान जारी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। मौसम परिवर्तन के चलते सांपों को निकलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में चंद्रवरदाई नगर के एक मकान में कॉमन कैट सांप घुस गया, जिसे सर्परक्षक विजय यादव ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। चंद्रवरदाई नगर में एक मकान के अंदर घर में दरवाजे के पास एक सांप दिखाई दिया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया गया। सर्परक्षक यादव ने कृष्ण गोपाल के घर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर लिया और परिवार को सर्प भय से मुक्त किया। मैं चंद्रवरदाई नगर डी ब्लॉक में D61 में रहता हूं, और आज सुबह 5:30 बजे जब पानी आता है तो पानी भरने के समय मकान के जो है मेन गेट के पास में, गेट खोलते ही जहां पानी भरते हैं वहीं जो है सांप एक ब्राउन कलर का चितकबरा टाइप का एक बैठा हुआ था, और उसको देखते ही तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है, और उसी समय लाइट चली गई थी, और तुरंत लाइट जाने के बाद में मैं मोबाइल लेकर गया, उसको टॉर्च से देखा तो वो सांप ही बैठा हुआ था। और कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस में भी एक कोबरा निकला था, और उस समय भी जो है मिस्टर विजय कुमार यादव जी यहाँ उनको रेस्क्यू करने के लिए आए थे, पकड़ने के लिए आए थे उस कोबरा सांप को। और उस सांप को पकड़ने के बाद में उन्होंने हमारी एक क्लास ली थी।
उस क्लास में उन्होंने जितनी बातें सांप के बारे में बताई, उससे जो है मुझे आज जो सांप निकला वो बिल्कुल ब्राउन सा सांप था और बिल्कुल इनएक्टिव मोड में था, क्योंकि कुछ खाया हुआ था इसलिए रेस्टिंग मोड में था। और जैसा कि यादव साहब ने हमें बताया था कि भाई हर सांप इतने जहरीले नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो यदि उस दिन की यदि क्लास नहीं ली हुई होती तो क्या पता निश्चित रूप से मैं आस पड़ोसियों को इकट्ठा करता और उस सांप को आज कोई ना कोई जो है वो डर के मारे, क्योंकि सांप का भय ऐसा रहता है कि देखते ही लोग बाग उसको टूट पड़ते हैं। तो आज निश्चित रूप से उसकी आज जो है उसकी मृत्यु होती, कोई ना कोई उसको मारता डंडे से। लेकिन उस दिन की जो जानकारी जो यादव साहब ने दी कि इतने कम हो गए हैं, बहुत से सांप जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं और इनसे इंसान को खतरा नहीं है, तो खुद जो है इंसान से डर के चलते हैं। तो उसके चलते मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा और उसका वीडियो बनाया, और जैसा वो जो जहाँ जा रहा था छुपने के लिए उसको मैंने जाने दिया। और चूँकि वो खाया हुआ था, मुझे पता था कि वो इतना हानिकारक नहीं हो सकता अभी, तो मैंने तुरंत यादव साहब को फ़ोन लगाया। यादव साहब ने उसकी फ़ोटो या वीडियो जो यदि मेरे पास, उन्होंने कहा कि भी खींच रखी तो भेज दीजिए। मैंने तुरंत भेज दी। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये खाया हुआ है और मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। थोड़ी देर में ही यादव जी आ गए यहाँ पर और उन्हें आते ही देखा, उसको पहचान करके उन्होंने बताया कि भाई ये कैट स्नेक है और ये ज़्यादातर रात में निकलता है और बहुत ही कम है। अपने अजमेर में उन्होंने जो है बहुत ही कम कैट स्नेक देखे हैं, और ये हो सकता है कि लोगों की नॉलेज के अभाव के कारण लोग बाग इनको जो है देखते ही मार देते हैं, इस कारण से बहुत शायद ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो यदि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यादव साहब की जो प्रकृति प्रेमी की जो एक कार्यशैली सोच है, उसके कारण जो उन्होंने हमारी क्लास ली और ये उन्होंने इसको पकड़ने के बाद भी जो है हमें काफ़ी और भी नई जानकारी दी है कि भाई सांप को जो है जितना हो सके, वो चूँकि खुद ही हमसे डरता है, कि उसको बिना जाने पहचाने उसको न तो उसको छुएं न उसको हार्म करें। ठीक है, कोई जो रेस्क्यू करने वाला है, उनके जो भी आपके पास में नंबर हों, आप उनसे संपर्क करें और उसको जो है प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू कराएं, ताकि कम से कम उसका भी जीवन बचे। और आज जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में पहले जो भय रहता था कि देखते ही घबरा जाना और सांप के ऊपर टूट पड़ना, वो आज मुझे काफ़ी मैं अपने आप को गुड फील करता हूँ कि भाई यादव साहब की जो बताई हुई बातें थी, उसके कारण आज इस सांप का जो है जीवन बच गया। और अब जो है इसको उन्होंने पकड़ लिया है, पकड़ करके अब उसको छोड़ने जा रहे हैं हम लोग जंगल में, ताकि वो उसको अपना जो है फूड जो भी उसको मिलता रहे और वो अपना जीवन यापन करता रहे। तो यादव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों से यही मेरे निवेदन है कि हम लोग इतना पैनिक नहीं हो, सांप को देखते इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उसको पहचाने, डरे नहीं, वो जो एक्शन ले रहा है, यदि आपके पास में मोबाइल है तो उसको आप ऑब्जर्व करें, उसको देख लें हल्का सा कि वे कहाँ क्या है, और तुरंत किसी को बुला करके और किसी रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति को बुला करके आप उसको जो है पकड़वाएं, उसको मारे नहीं, उसके ऊपर टूट ना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने वीसी के माध्यम से अजमेर के प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। इस वीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर वीसी के माध्यम से ऑनलाइन वेबिनार का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अजमेर प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से था सारा प्रोग्राम। हमारी आयोग की जो अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल जी की रूपरेखा थी सारे प्रोग्राम की। और अभी जो आज बाल श्रम निषेध दिवस है, तो हम लोग वैसे तो मौक़ों पे जाके काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये कोविड की वजह से सारी चीज़ें सीमित हो गई है। तो ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन था, जिसमें उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए और सब ने अपने अपने कार्यों के बारे में बताया कि किस तरह से हर ज़िले में काम किया जा रहा है। इसी लेवल पे सारी बातचीत थी। और राजस्थान सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि राजस्थान में ये बाल श्रम का कोई केस वापस ना आए, इसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। फिर से सभी जो मानव तस्करी विभाग है, वहाँ से कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब मौजूद थे, हमारे विभाग के जो रुचि मैम है, रुचि मौर्य मैम, अभिषेक गुजराती सर, वो लोग मौजूद थे, चाइल्ड लाइन से लोग मौजूद थे, बाल कल्याण समिति के सदस्य और मैं मौजूद रही। गो ग्रीन फाउंडेशन द्वारा गोविंदगढ़ में 200 पौधे लगाकर किया गया वृक्षारोपण। गो ग्रीन फाउंडेशन की ओर से गोविंदगढ़ में 200 पौधों का लक्ष्य रखा गया। फाउंडेशन के सभी मेंबरों ने जन सहयोग से अजमेर के गोविंदगढ़ में 200 पौधे लगाए। जानकारी देते हुए गो ग्रीन फाउंडेशन के सदस्य ने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य अजमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों पौधों का लक्ष्य रखा गया है। हाँ जी, गो
गो ग्रीन फाउंडेशन ने आज मानसून से पहले शुरुआत करी है। करीब 200 पेड़ हम गोविंदगढ़ फार्म हाउस पे लगा रहे हैं। हमारे मित्र हैं नगेंद्र सिंह जी, उनके फार्म हाउस पे शुरुआत की है। हमारा पेड़ तो कई संस्थाएं लगा रही हैं, और पेड़ लगाना से मात्र से केवल उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पेड़ों की देखभाल करना है। तो हमारी फाउंडेशन ने ये तय किया है कि जो भी हम पेड़ लगाएंगे, चाहे हम कम पेड़ लगाएं, पर हम उनका 3 साल तक ध्यान रखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि एक एक पेड़ सर्वाइव करे। अधिकतर पेड़ लगाते हैं अपन 100 पेड़ लगाते हैं तो 70 ही सर्वाइव कर पाते हैं, 30 डैमेज हो जाते हैं। 70 भी तब जब आप बढ़िया देखभाल कर रहे हो, तो भी क्योंकि पर्यावरण की जिस तरह का राजस्थान का पर्यावरण है, आबो हवा है, यहाँ पे सर्वाइव करना, पानी की समस्या है, कई परिस्थितियों से जूझता हुआ पेड़ बड़ा मुश्किल से बड़ा होता है। जिस तरह से हमें बच्चा पालना होता है, उसी तरह पेड़ की हमें देखभाल पूरी करनी पड़ती है। तो संस्था के जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं, साथ के मित्र हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने कहा कि भले हम एक एक पेड़ 2-2 पेड़ की जिम्मेदारी लें, पर उन पेड़ों को कम से कम 3 सावन, जो हमारा मानना है कि अगर कोई पेड़ 2 सावन 3 सावन निकाल ले जाए, 3 बारिश के मौसम निकाल लेता है, तो उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। जिस तरह से बच्चा 18 साल का होने के बाद में खुद सक्षम हो जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद टेक केयर कर लेता है, उसी तरह पेड़ भी 3 साल बाद खुद अपना आपको पानी एटमॉस्फेयर से खींच लेता है। तो हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम पेड़ लगाएं, ना केवल पेड़ लगाएं बल्कि उनकी देखभाल भी करें। इसी उद्देश्य को हम केवल कवर्ड एरियाज़ में ही फोकस कर रहे हैं। हम पेड़ जहाँ लगाना चाह रहे हैं, हमारे पूरा उद्देश्य ये है कि वो पेड़ की हर तरीके से देखभाल की जा सके। भारत विकास परिषद अजयमेरू की ओर से देना दान एक मुट्ठी अनाज कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद परिवारों को सूखी खाद्य राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकार संजय गर्ग ने दिखाया। अजयमेरू के सदस्य हैं, वह यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके द्वारा जो गरीब परिवार, जो असहाय परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए देखिए पूरे अनाज की और राशन सामग्री की, जो रसोई में काम आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, उन सभी के किटों का वितरण किया जा रहा है, ताकि उनको जो कोरोना जैसी महामारी चली है, आर्थिक रूप से जो संकट उनके सामने आया है, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने यह व्यवस्था यहाँ पर की है। और देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 3 गाड़ियाँ भरी हुई है। इस तरह से रसोई की समस्त सामग्री इसमें कट्टे में पैक की गई है, और परिवार के सदस्यों के अनुसार यह कट्टे उनको वितरित किए जाए में खड़े हैं। और वार्ड नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यह इनका एक नया मिशन है, देना दान एक मुट्ठी अनाज, उन ज़रूरतमंद परिवार एवं लॉकडाउन में बेरोजगार हुए परिवारों के लिए, खासतौर से गेहूं, चावल, दाल और आटा दान कर सकते हैं। यह एक व्यवस्था इन्होंने भारत विकास परिषद अजयमेरू की तरफ से की गई है। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी जा रही है, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रसोई में काम आने वाली प्रत्येक ज़रूरत की जो वस्तु है, वह इस कट्टे में पैक की गई है, और परिवार के सदस्यों के अनुसार। ऐसा नहीं है कि केवल एक कट्टा एक परिवार को दिया जाएगा। यह अजयमेरू भारत विकास परिषद के सदस्य हैं, हम आपको उनसे रूबरू करा रहे हैं, और अब से कुछ देर में ये उन परिवारों के बीच जाएंगे। और क्योंकि देखिए इनकी एक अच्छी सोच भी है कि जिन परिवारों को देना है उनकी तस्वीरें सामने ना आए, क्योंकि अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए और दिखावा नहीं होना चाहिए। अधिकतर दर्शक कहते हैं कि कैमरे के सामने ये लोग दिखावा करते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर केवल यह डिस्प्ले किया गया है। इसके पीछे वजह भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दानदाता और सामने आएँ और इस तरह के सेवा कार्यों में अपना हाथ बटाएं। यही वजह है कि यहाँ पर यह व्यवस्था लागू की गई है, और हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी जा रही है। और देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। करीब 3 गाड़ियाँ ये भरी हुई है इस तरह से, और जिसमें ये कट्टे हैं। करीब 150 से ज़्यादा परिवारों की व्यवस्था की गई है, और पिछली 9 तारीख से यह लागू किया गया है। हम और भी अधिकारियों को बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या सोच लेके चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले महेंद्र बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या मिशन है, क्या सोच है, और किस सोच को, जज्बे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? हमारा मिशन एक ही है कि कोई परिवार भूखा नहीं सोए। उस मिशन के तहत हम आज वार्ड नंबर 1 कोटड़ा प्रतिनिधिनगर आसपास के जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनमें राशन सामग्री देना है।
राशन सामग्री उस परिवार को दी जा रही है जो कि लॉकडाउन बेरोजगार हो गए, जिनका धंधा बिल्कुल खत्म हो गया है और जिनके खाने को नहीं है। तो हमने एक मिक्सर मोड चलाया, एक मुट्ठी अनाज, उसमें आप जैसे किसी से भी कोई सामान आएगा, हर अजमेर शहर को कोई सा इलाका हो, उसमें पूर्ण तरह से ये सारे किट बना के बांट दिए जाएंगे। वैसे इस किट की हम बात करें, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी इसको बांटने की? इस किट के अंदर जो अपने किचन में काम वाला आइटम, सबसे पहले आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, चाय, हल्दी, धनिया, मिर्ची, मसाले, ये सामग्री जो सामान्य रूप में आवश्यक है केवल, और जिससे कि उनको बेरोजगार परिवार जो कुछ शर्म के कारण सामने नहीं आ रहे, ये उनको वितरित करेंगे। इसके लिए हमने वार्ड वाइज टीमें बना रखी है। वो वार्ड का अपने क्षेत्र के अंदर जानकारी करके कौन ऐसा ऐसा परिवार है जिसको आवश्यकता है लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता। तो कई लोग होते हैं जिनको ये होता है कि हम कैसे दान लें, उस चक्कर में हम यही व्यवस्था करेंगे। उनका हमने नाम नोट कर लिया, हम उनको जाके देंगे। किसी भी दान लेने वाले की फ़ोटो इत्यादि हम लोग नहीं लेंगे, जिससे कि उनके कोई ठेस नहीं पहुंचे मन। बिल्कुल, देखिए आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, एक नई मुहिम हो रही है, एक मुट्ठी दान अनाज, क्या है ये पूरी? ये बहुत स्पष्ट है कि एक मुट्ठी अनाज से हम किसी एक भूखे का एक का पेट भर सकते हैं, और यही विश्वास लेकर हम जनता के बीच में गए कि आपकी श्रद्धा के अनुसार एक मुट्ठी अगर आप अनाज को दान करते हैं तो हम एक भूखे का एक समय का पेट भर सकते हैं। कि आप जो अपनी श्रद्धा हो उस हिसाब से दान दीजिए, और ये दान हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो इस कोविड महामारी के अंदर बेरोजगार हो गए, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और निकट भविष्य में अभी उनको रोजगार प्राप्त नहीं होना है। तो हम जो भी जनता से अनाज और ये दान लेंगे वो हम सनाव पर बांट के अनुपात में बांटकर उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी आने वाले समय में कोई काम नहीं कर पा रहे, उन्हें हम ये अनाज पहुंचाएंगे। और ये तब तक उन तक पहुंचेगा जब तक वो रोजगार को प्राप्त नहीं कर लेते। जो लोग इस तरह का दान देना चाहते हैं, माधव सेवा करना चाहते हैं, आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने फ़ोन नंबर हमारे दिए हैं, जो हमारे 4-5 फ़ोन हैं उन पर फ़ोन कर लीजिए। 2 हमने स्थान भी बनाए, एक केसरगंज के अंदर हमने स्थान बनाया है, एक नया बाजार के अंदर स्थान हमने बनाया है। इन दोनों स्थानों पर जाकर भी आदमी अपना ये अनाज दान कर सकता है, या हमें फ़ोन करके भी अनाज दान कर सकता है। इस अनाज को जो भी मिलेगा, उस अनाज को हमारा पूरा विश्वास है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचाएंगे जो वाकई ज़रूरतमंद है। सतीश जी, एक नंबर ये वार्ड है, लेकिन आप यहाँ से हारे थे, उसके बावजूद यहाँ की सेवा में जुटे हैं। क्या आखिर अधिकतर ऐसा देखा नहीं जाता? फिर जनता है, उस समय का जो भी रहा, मैं उसमें नहीं जानना चाहता जीत हार में, क्योंकि मुझे यहाँ से 1400 वोट भी मिले थे। तो वो 1400 तो मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया था। मैं तो पूरी वार्ड की जनता पे विश्वास मानता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, तो मैं यहाँ की सेवा उसी आधार पर कर रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं मानव सेवा यानी माधव सेवा करने के बराबर होती है, और यही जज्बा लिए जो भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हैं वह तपती धूप में भी सड़कों पर हैं। और हम एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अहम हैं, और सबसे बड़ा इनका जो मिशन है वह मिशन असहाय लोगों की, और ख़ास तौर से जो कोविड-19 का जो दौर चला था, लॉकडाउन का जो समय चला था, कर्फ्यू के दौरान जो बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसे बेरोजगार परिवारों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए यह विशेष मुहिम आज इनके द्वारा चालू की गई है। हालांकि 9 तारीख से लगातार ये मुहिम जारी की गई थी। और देखिए, चलिए हम अनुपम जी से भी बात करते हैं, वह भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम जी, मानव सेवा माधव सेवा, शायद यही मिशन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारा उद्देश्य ये सेवा ही उद्देश्य हमारी शाखा का हमने विकल्प है। इसी के अंतर्गत आज हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, देना दान एक मुट्ठी अनाज। इससे पूर्व भी लॉकडाउन के अंदर 51 दिन तक निःशुल्क होम क्वारंटाइन परिवारों को हमने भोजन व्यवस्था की गई थी। उसी के अंतर्गत हमारे को ये बात सामने आई कि अभी भी अजमेर शहर के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि लॉकडाउन के अंतर्गत बेरोजगार हो गए, और उनके सामने खाने के संकट भी आने लगा है। तो इसी उद्देश्य से हमने परिवार को चिन्हित किया, और उन चिन्हित परिवारों को जब तक वे परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।